हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यह है टेस्ट पॉलिटी के लिए यूपीएससी 2021 प्रीलिम्स। एंड यह टेस्ट सीरीज़ जो है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बनाई गई है। तो हम आशा करते हैं आप सभी लोग सही से डेडिकेशन दिखाएं और जो इम्पोर्टेंट इसका कंटेंट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे। ओके, तो सही से इसको किया जाए। और तो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये देखिए, विच अमंग फॉलोइंग फॉर्म्स द स्टेट अंडर आर्टिकल 12। जो आर्टिकल 12 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वह स्टेट को डिफाइन करता है। तो स्टेट के पार्ट्स कौन से हैं? जैसे फर्स्ट है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, देन पंचायत, देन लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स। इनमें से कौन है जो स्टेट फॉर्म करता है आर्टिकल 12 के अंडर में? तो चूज़ द करेक्ट कोड। देखिएगा, यहाँ करेक्ट ऑप्शन है सी, ये चारों ही। तो स्टेट की डेफिनेशन में कौन आएगा? गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, पंचायत एंड लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये देखिए, ये आर्टिकल 12। तो आर्टिकल 12 हैज़ डिफाइंड स्टेट फॉर द पर्पज ऑफ पार्ट 3, जिसमें क्या है? फंडामेंटल राइट्स। तो इट कंसिस्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, all the local authorities, that is municipalities, panchayats, district boards and all the other authorities like statutory and non statutory authorities। तो यह चार पार्ट है जो स्टेट फॉर्म करता है पार्ट 3 के पर्पज़ के लिए, आर्टिकल 12। ओके, क्वेश्चन सेकंड देखेंगे। द टर्म लॉ अंडर आर्टिकल 13 इंक्लूड्स। जो आर्टिकल 13 है वह लॉ डिफाइन करता है, तो टर्म लॉ इसके अंडर में क्या है? फर्स्ट है परमानेंट लॉज एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स। सेकंड, टेम्प्रेरी लॉज लाइक ऑर्डिनेंसेस इशूड बाय द प्रेसिडेंट और द गवर्नर्स। थर्ड है नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ। फोर्थ इज द ट्राइबल कस्टम्स। तो आर्टिकल 13 में लॉ के अंडर में कौन क्या आता है इनमें से? सोचिए, यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा सी, जिसमें 1 2 3 है। फर्स्ट तो द पार्लियामेंट लॉज, परमानेंट लॉज एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। जो भी लॉज है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए जाते हैं वह आर्टिकल 13 के अंडर में आते हैं, ठीक है। और जो ऑल दी टेम्पररी लॉज लाइक ऑर्डिनेंसेस, राष्ट्रपति और गवर्नर साहब जो ऑर्डिनेंसेस इशू करते हैं वह भी आर्टिकल 13 के अंडर में लॉ के एम्बिट में आते हैं। और ये थर्ड है जो नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ, ऑल अदर नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ, ठीक है, जैसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स वगैरह, यह भी आर्टिकल 13 के अंडर में आएंगे। परंतु जो ट्राइबल कस्टम्स है ये नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। और उन तीन के अलावा कौन सा है लॉ के अंडर में? चौथा, यह है स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स। स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स इन द नेचर ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन लाइक ऑर्डर, बाई लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस एंड ऑल। तो आर्टिकल 13 के अंडर में चार है, तीन जो ऑप्शन में दिए हैं। फोर्थ ये स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के रूप में, ठीक है। अब क्वेश्चन 3 देखेंगे। विच अमंग फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स एंड नॉट टू दी फॉरेनर्स। वह फंडामेंटल राइट्स जो ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया के को मिलता है, फॉरेनर्स को नहीं है अवेलेबल। जैसे राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ मिनॉरिटीज़। तो ये जो इन चारों में से कौन सा है जो ओनली सिटीजन्स को अवेलेबल है, फॉरेनर्स को नहीं है फंडामेंटल राइट्स? तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा डी, जिसमें ओनली 3 और 4। तो जो आर्टिकल 16 है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यह सिटीजन्स को है, फॉरेनर्स को नहीं है। एंड फोर्थ है जो ये आर्टिकल 29, द प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ मिनॉरिटीज़, यह भी फॉरेनर्स को नहीं है, यह ओनली सिटीजन्स को है। इट मीन्स दैट आर्टिकल 21A, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ये फॉरेनर्स एज वेल एज सिटीजन्स दोनों को है। और राइट ये फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स अंडर आर्टिकल 26, यह भी सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों को मिलता है, अवेलेबल है। तो ये याद रखना है। ये देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। ये देखिए आर्टिकल 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स एंड राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21A आर अवेलेबल बोथ टू द सिटीजन्स एज वेल एज द फॉरेनर्स। एंड द अदर राइट्स विच आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स आर, दूसरे ये कौन से राइट्स है जो ओनली सिटीजन्स को मिलते हैं, फॉरेनर्स को नहीं? जिसमें है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ये ओनली सिटीजन के लिए। एंड देन राइट टू फ्रीडम जो अंडर आर्टिकल 19 में है, जो
आर्टिकल 19 ओनली सिटीजन्स के लिए है, फॉरेनर्स के लिए नहीं है। एंड जो आर्टिकल 30 है, राइट ऑफ मिनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यह भी ओनली सिटीजन्स को है, फॉरेनर्स को नहीं है। तो यह स्पेशली जो ओनली सिटीजन्स के लिए राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स, ये याद रखना है, ठीक है। जैसे भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड अब क्वेश्चन 4 देखिए, कॉन्सिडर दी करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड चूज दी करेक्ट कोड। ऑप्शन 1, एसके धार कमीशन। एसके धार कमीशन रिकमेंडेड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स on the basis of administrative convenience rather than the linguistic factor. Second, Fazal Ali Commission. It recommended the reorganization of states on linguistic basis but rejected the one language, one state formula. One language, one state formula. And third है JVP committee. It also accepted language as the basis for the reorganization of states. तो यहाँ करेक्ट कोड देखिएगा, सोचिए। करेक्ट ऑप्शन है यहाँ ए, 1 and 2, ओनली द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट। जिसमें देखिए एसके धर कमीशन, तो एसके धर कमीशन ने जो था उसने रिकमेंड किया था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन दी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, मतलब लिंग्विस्टिक फैक्टर, लिंग्विस्टिक बेसिस को इसने जो है रिजेक्ट कर दिया था। एसके धर कमीशन ने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पे स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड किया था। जो सेकंड है फजल अली कमीशन, तो फजल अली कमीशन ने भी जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स है वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे रिकमेंड किया था फजल अली कमीशन ने, बट इट रिजेक्टेड द वन लैंग्वेज वन स्टेट। इस फॉर्मूले पे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज नहीं करना, इसने रिजेक्ट किया। हालांकि फजल अली कमीशन ने कहा ओके इट्स ओके, तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे उसको जो स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं लिंग्विस्टिक बेसिस पे, परंतु जो वन लैंग्वेज वन स्टेट है उस फॉर्मूले को रिजेक्ट किया फजल अली कमीशन ने। जो स्टेटमेंट जो थर्ड है यह गलत है, ओके। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो एसके धर कमीशन था जो 1948 में किया गया, देन फजल अली कमीशन सेटअप किया गया 1953 में। और जो JVP कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पटाभी सीतारामैया, इट रिजेक्टेड द लैंग्वेज एज द बेसिस फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स। JVP कमेटी ने भी जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स लिंग्विस्टिक बेसिस पे उसको रिजेक्ट किया इसको, ठीक है। तो मंजूरी किसने दी थी? फजल अली कमीशन ने। फजल अली कमीशन ने कहा ठीक है लिंग्विस्टिक फैक्टर्स पे स्टेट रीऑर्गेनाइज करो, परंतु जो वन लैंग्वेज वन स्टेट फॉर्मूले को इसने भी रिजेक्ट किया। तो फिर क्या हुआ, इन अक्टूबर 1953 गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू क्रिएट फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट नोन एज आंध्रा। 1953 में फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट एस्टेब्लिश किया गया, फॉर्म किया गया, जो था आंध्रा, ठीक है। तो ये 3 कमीशंस का याद रखना है, और ये इसके जो रिकमेंडेशन है वो भी याद। तो एसके धर कमीशन ने जो है रिजेक्ट कर दिया था लिंग्विस्टिक फैक्टर को। फजल अली ने क्या कहा था, ठीक है लिंग्विस्टिक फैक्टर पे करूँ, परंतु वन लैंग्वेज वन स्टेट फॉर्मूला रिजेक्ट किया। एंड JVP कमेटी ने भी लैंग्वेज को ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के लिए रिजेक्ट किया, ठीक है। क्वेश्चन 5 देखिए, कंसीडर दी करेक्ट स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू दी सिटीजनशिप। सिटीजनशिप के रेस्पेक्ट में फर्स्ट, नो पर्सन शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया और डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही voluntarily acquired the citizenship of any foreign state. Second, in India, both the citizen by birth as well as naturalized citizen are eligible for the office of president. तो करेक्ट कोड देखिएगा, यहाँ करेक्ट ऑप्शन है सी, बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कैसे कि नो पर्सन शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया और डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही वॉलेंट्रीली एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट। अगर कोई पर्सन किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले लेता है तो उसकी जो इंडियन सिटीजनशिप है उसे रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। और ये सेकंड स्टेटमेंट है जो इन इंडिया बोथ ए सिटीजन बाय बर्थ एज वेल एज ए नेचुरलाइज्ड सिटीजन आर एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बनने के लिए हिंदुस्तान का जो सिटीजन ऑफ बाय बर्थ है और जो नेचुरलाइज्ड सिटीजन है, दोनों ही प्रेसिडेंट ऑफिस के लिए एलिजिबल है। नेचुरलाइज्ड सिटीजन क्या है, जिसमें गवर्नमेंट सर्टिफिकेट देती है, तो ठीक है ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति ऑफिस के लिए सिटीजन बाय बर्थ एज वेल एज नेचुरलाइज्ड सिटीजन दोनों ही एलिजिबल है, ठीक है। क्वेश्चन 6 देखिए, कंसीडर दी करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट दी फंडामेंटल ड्यूटीज। They help the courts in examining and determining the constitutional validity of a law, and the fundamental rights are applicable to both the citizens and foreigners and are enforceable by law. सोचिए करेक्ट कोड क्या है इसका।
तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा ए, ओनली वन इज़ करेक्ट। वो कैसे, ये देखिए, दे हेल्प द कोर्ट्स इन एग्जामिनिंग एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ ए लॉ। जैसे कि पार्लियामेंट ने कोई लॉ एनेक्ट किया है, ठीक है, जो भी लॉ एनेक्ट किया है, तो कोर्ट उसे क्या करेगा, एग्जामिन करेगा दैट क्या यह लॉ फंडामेंटल ड्यूटी को लागू करने में कोई इसका वैलिडेशन है या नहीं है, ठीक है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इफेक्ट देता है या नहीं देता है। तो उस बेसिस पे मतलब ये कोर्ट्स को हेल्प करता है एग्जामिनिंग एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ ए पर्टिकुलर लॉ। जो सेकंड स्टेटमेंट है, द फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर एप्लीकेबल टू बोथ द सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स। नो, द फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर एप्लीकेबल ओनली टू द सिटीजन्स एंड नॉट टू द फॉरेनर्स। ओके, ये देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। द कोर्ट्स लुक एट वेदर द लॉ इन क्वेश्चन सीक्स टू गिव द इफेक्ट टू द फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये, and the fundamental duties are confined only to the citizens and they are enforceable by law। ये enforceable है जैसे fundamental rights होते हैं। The parliament can provide for the imposition of penalty for the failure to fulfill any of them। ठीक है, तो fundamental rights के बारे में क्या याद रखना है, एक तो ये कि enforceable by law है एंड ओनली citizens के लिए ये। अब क्वेश्चन 7 देखेंगे, consider the correct statements, करेक्ट कोड चूज करना है। फर्स्ट देखिए, इन शंकरी प्रसाद केस ऑफ 1951 द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द पार्लियामेंट कैन अमेंड और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। सेकंड, इन गोलकनाथ केस ऑफ 1967 द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट एब्यूज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। एंड इन केशवानंद भारती केस 1973 द सुप्रीम कोर्ट गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल्ड दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये सोचिए करेक्ट कोड कौन सा, इसमें सही कौन से हैं। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ दी अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कैसे, फर्स्ट देखिए, शंकरी प्रसाद केस ऑफ 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट कि पार्लियामेंट जो है वह अमेंड कर सकता है एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। द पार्लियामेंट हैज़ द सोल पावर और अथॉरिटी टू अमेंड और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ये शंकरी प्रसाद केस का जजमेंट। अब गोलकनाथ केस इन 1967 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट एब्रीज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। इसमें बोला कि पार्लियामेंट जो है अमेंड नहीं कर सकता है। फिर केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट दिया और जिसमें कहा कि द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर, और फंडामेंटल राइट्स को बेसिक स्ट्रक्चर में पुट किया गया। इट मीन्स दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड और टेक अवे द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो ये जो 3 लैंडमार्क जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट के फंडामेंटल राइट्स के रिगार्ड में, ये इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन 8 देखिए, द पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट इन द स्टेट फील्ड। पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट इन द स्टेट फील्ड। ठीक है, नॉर्मली तो स्टेट फील्ड के जो भी स्टेट में लॉज स्टेट लेजिस्लेचर बनाते हैं, परंतु कुछ एक कंडीशन है जिसमें पार्लियामेंट भी जो है स्टेट सब्जेक्ट्स पे लेजिस्लेशन बना सकता है। वो कौन सा है, फर्स्ट is that when Rajya Sabha passes a resolution, second during a national emergency, third to implement international agreements, fourth when states make a request, and 5 during the president's rule। करेक्ट कोड देखिए कि पार्लियामेंट कब स्टेट फील्ड में लेजिस्लेशन एनेक्ट कर सकता है लो। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन इसका है डी, जिसमें ऑल ऑफ दी अबव है। तो देखो, जब राज्यसभा कोई रेजोल्यूशन पास करता है एंड पार्लियामेंट को एथोराइज करता है दैट आप जो है स्टेट फील्ड में लेजिस्लेशन एनेक्ट कीजिए, तो पार्लियामेंट करता है। ठीक है, और जब नेशनल इमरजेंसी लगी हो या फिर राष्ट्रपति शासन लगा हो, और टू इम्प्लीमेंट द इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, ठीक है, इसके लिए पार्लियामेंट लॉ बनाता है स्टेट फील्ड में। और व्हेन एनी 1 or 2 स्टेट्स मेक ए रिक्वेस्ट, जब 2 स्टेट्स रिक्वेस्ट करते हैं पार्लियामेंट को कि आप किसी पर्टिकुलर स्टेट सब्जेक्ट पे लॉ एनेक्ट कीजिए, तो पार्लियामेंट करता है। तो पार्लियामेंट इन 5 कंडीशंस पे स्टेट फील्ड में लॉ एनेक्ट करता है। ठीक है, ये 5 फील्ड याद रखना है। अब क्वेश्चन 9 देखिएगा, कंसीडर द करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट कोड। फर्स्ट, ड्यूरिंग राष्ट्रपति प्रेसिडेंट्स रूल द प्रेसिडेंट कैन नॉट एज्यूम टू हिमसेल्फ द पावर वेस्टेड इन द कंसर्न्ड स्टेट हाई कोर्ट। ठीक है, सेकंड, लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट कंटिन्यू टू बी ऑपरेटिव इवन आफ्टर द प्रेसिडेंट्स रूल। तो इसमें करेक्ट कोड देखिएगा, यहाँ करेक्ट ऑप्शन है सी,
बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखिए, जब राष्ट्रपति शासन लगा हो तो राष्ट्रपति साहब या फिर गवर्नर साहब ये रूल करते हैं, पूरा कंट्रोल ले लेते हैं स्टेट लेजिस्लेचर पे, एग्जीक्यूटिव पे या जो भी है, परंतु जो हाई कोर्ट है उसकी पावर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। दैट द प्रेसिडेंट कैन नॉट एज्यूम टू हिमसेल्फ द पावर वेस्टेड इन द कंसर्न्ड स्टेट हाई कोर्ट। ठीक है, जुडिशरी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा प्रेसिडेंट रूल का, यह याद रखना है। और सेकेंड, अ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट कंटिन्यू टू बी ऑपरेटिव इवन आफ्टर द प्रेसिडेंट्स रूल। प्रेसिडेंट रूल खत्म होने के बाद भी अगर कोई पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है तो वह कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो इसका ये देखिए, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बट सच लॉज कैन बी अल्टर्ड, रिपील्ड और री एनेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। दो दी वह लॉ जो है ऑपरेटिव रहेगा प्रेसिडेंट रूल के बाद भी, परंतु स्टेट लेजिस्लेचर उनको अल्टर कर सकता है, रिपील कर सकता है और री एनेक्ट कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन 10 देखिए, शेड्यूल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। शेड्यूल 2 फर्स्ट है जैसे प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एम्यूलमेंट्स, अलाउंस एंड प्रिविलेजेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। सेकंड, नेम्स ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। थर्ड, oaths and affirmations of the constitutional posts, and fourth is the एंटी डिफेक्शन लॉ। तो शेड्यूल 2 किससे रिलेटेड है? यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा 1। शेड्यूल 2 इज रिलेटेड टू द प्रोविजंस रिलेटिंग टू एम्यूलमेंट्स, अलाउंसेस एंड द प्रिविलेजेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स। ठीक है, और ये सेकंड है जो नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, इससे कौन सा है? शेड्यूल 1 है ये। और ऑथ और एफर्मेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, ये शेड्यूल 3 है। एंड एंटी डिफेक्शन लॉ कौन सा है? शेड्यूल 10। तो ये इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स है। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।